Good afternoon, everybody. So now I will explain question number 24. ठीक है, अब 24th क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. अप टू 23 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है. ये क्वेश्चन दिया हुआ इन द ट्रांसफार्मर सर्किट शोन इन द फिगर. मैक्सिमम ट्रांसफर पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, द टर्न रेशियो शुड बी. ठीक है, तो सोर्स से लोड में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, इसके लिए टर्न रेशियो क्या होना चाहिए. तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर थ्योरम का एक कंसेप्ट लगता है कि भाई अगर तुमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराना है, अगर तुमको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराना है किसी भी सोर्स के लिए और ये आरटीएस के लिए, इसको जो हम एनवी सेशन कहते हैं, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर कर दोगे किसके, सोर्स रेजिस्टेंस के. लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर कर दोगे किसके, सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर कर दोगे. ठीक है, तो देखो अब वही यहाँ पर होगा कि भाई अब देखो करोगे कैसे. ये हमारा सोर्स रेजिस्टेंस है, मतलब इस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर हो जाए किससे, सोर्स रेजिस्टेंस के. तो देखो कैसे करोगे. तो क्वेश्चन नंबर, या देखो, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए सोर्स रेजिस्टेंस के. तो आर लोड व्हेन रेफरेंस टू प्राइमरी साइड इट इज आर स्क्वायर आर ऑफ लोड. मतलब जब सेकेंडरी वाले एलिमेंट को तुम इधर ट्रांसफर करोगे तो हम समझ क्या रहे हैं तो अपने मन से कि भाई ये हाई वोल्टेज साइड है और ये लो वोल्टेज साइड है. ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड अगर रिफर करोगे तो हाई रेजिस्टेंस होगा और लो वोल्टेज साइड रिफर करोगे तो लो रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई ये हमारा हाई रेजिस्टेंस साइड है, प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो हाई रेजिस्टेंस मतलब हाई वोल्टेज साइड है, हाई वोल्टेज साइड है. तो इसको जब हम यहाँ रेफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऑफ आर ऑफ लोड हो जाएगा. ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर आर ऑफ लोड की वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब ये ओवरऑल एक, मतलब कि ये सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये करके फिर ऐसे बन जाएगा. मतलब ये सोर्स हो गया हमारा, ये हमारा सोर्स हो गया, ये हमारा सोर्स रेजिस्टेंस हो गया और हमारा ये आर ट्रांसफर्ड हो गया जो कि ए स्क्वायर इंटू आर ऑफ लोड के बराबर है, बराबर है. तो देखो आर ऑफ इसके बराबर है ये सोर्स, तो सोर्स जो है वो लोड के बराबर करोगे, सोर्स जो है वो लोड के बराबर करोगे. ठीक है, सोर्स रेजिस्टेंस को लोड के बराबर जब तुम करोगे तो ए स्क्वायर आर ऑफ लोड की वैल्यू 900 के बराबर हो जाएगी. ए स्क्वायर की वैल्यू 900 अपन आर ऑफ लोड के बराबर हो जाएगी. आर ऑफ लोड कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है ना, आर ऑफ लोड की वैल्यू 100 दी हुई है. ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर इज नथिंग बट द टर्न रेशियो ऑफ दिस ट्रांसफार्मर. ठीक है, तो देखो ये हो गया, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 100 के बराबर हो गया, तो ए स्क्वायर के 9 के बराबर आ जाएगी, ए इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो ए क्या होता है, प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स. ठीक है, मतलब रेशियो जो है वो 3 आया. अब तुम ऑप्शन में देखो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका रेशियो जो 3 दिया हुआ है. देखो एक ही ऑप्शन 3 रेशियो 1 दिया हुआ है, याद रखना यार, ये 3 रेशियो मतलब ये 300/1. अब देखो लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये 300/100 जो है वो आंसर सही होगा. ठीक है, तो देखो मैं अच्छे समझाता हूँ. देखो अब लोगों को डाउट होगा, देखो ये 300 तो आ गया कि 300 और अपॉन 100 मतलब 1:3 का रेशियो होगा, इतना लोगों को समझ में आ गया कि भाई इससे हमने क्या किया कि ए स्क्वायर आर ऑफ लोड किया जिसकी वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर कर दी. यहाँ से हमने ए जो है जो कि टर्न रेशियो है, ए रेशियो 1 बोलोगे तुम इसको इस तरह से, इसकी वैल्यू हमने ए 3 निकाल ली. ठीक है, अब ये तो तुमको समझ में आ गया. लेकिन अब हमको ये कैसे समझ में आएगा कि ये मतलब 300/100 है और कि 100/300 है. तो हमेशा याद रखना कि मानोगे इस तरीके से, जो मानोगे वही लेके चलोगे. जैसे अगर ट्रांसफार्मर, अगर हम ये बात कर रहे हैं ये ट्रांसफार्मर हमारा है, तो इस क्वेश्चन जो हमने माना है वो ये माना है कि भाई वो क्या होगा, वो ए रेशियो 1 होगा. हमने क्या माना कि वो ए रेशियो 1 होगा, ए रेशियो 1 होगा तभी तो यहाँ पे इसका रेफर किया, तो ए स्क्वायर आर ऑफ लोड रखा. ठीक है, तो ए इज डिफाइंड एज अ प्राइमरी टर्न्स अपॉन सेकेंडरी टर्न्स जो कि 3 के बराबर आ गई. याद रखना अगर 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 मान लो ऑप्शन में ये होता, जैसे तुमको कंफ्यूजन होता कि भाई ये क्या होगा, ऐसे होगा. देखो अगर ये 100, अगर ये लो वोल्टेज साइड होता और ये हाई वोल्टेज साइड होता, तो अगर तुम इस वाले लोड को लो वोल्टेज साइड रेफर करते, इस वाले लोड को मतलब हाई वोल्टेज साइड, मतलब अगर तुम जैसे तुमको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ऑप्शन है कि ये ऑप्शन है, तो हाई वोल्टेज साइड लोड को लो वोल्टेज साइड अगर तुम रिफर करोगे तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो घट जाएगी. क्या हो जाएगी, घट जाएगी. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बढ़ रही है. ए स्क्वायर टाइम्स आर ऑफ लोड हो रहा है, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, व्हाट इज द टर्न रेशियो. ए स्क्वायर टाइम्स हो रहा है, ए स्क्वायर टाइम्स का मतलब ही है कि जो जिधर तुम रिफर कर रहे हो वो कौन सी साइड है, वो हाई वोल्टेज साइड होगी. कौन साइड होगी, हाई वोल्टेज साइड होगी. क्यों होगी, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो हम मान रहे हैं, जो हम मान के चल रहे हैं, वो बढ़ा के लिख रहे हैं, आर ए स्क्वायर और आर ऑफ लोड रख रहे हैं. ठीक है, तो ए रेशियो 1 होगा, तो यहाँ से जो होगा ये कंसेप्ट लगेगा. मतलब वही है कि लोड की वैल्यू तुम सोर्स के बराबर कर दिए, इसके बाद जो है
मतलब जो ऑप्शन होगा वो 3:1 के करस्पॉन्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा मैंने अच्छे से बता दिया, क्योंकि अगर होता तो ये हम जो इसका अगर दूसरा वाला ऑप्शन होता तो हम आर ऑफ लोड अपॉन ए स्क्वायर लिखे होते, तब जब दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड वाला हमने मान के चला कि ये मतलब हाई वोल्टेज साइड है, लेफ्ट वाला जो है प्राइमरी वाइंडिंग ही हाई वोल्टेज साइड है, ये हम पहले से मान के चले, तो उसी को जो है तभी यहाँ पर हम ए स्क्वायर आर ऑफ लोड किया, तब इसके बराबर किए। ठीक है, मतलब सिंपल याद रखना कि अगर हाई वोल्टेज साइड तुम रिफर करोगे तो ए स्क्वायर आर ऑफ लोड कर दोगे। ठीक है, और लो वोल्टेज साइड अगर तुम रिफर करोगे तो आर ऑफ लोड अपॉन अपॉन ए स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, ये अच्छे तरीके से याद रखना बस। ठीक है, टर्न रेशियो ए इज नथिंग बट द टर्न रेशियो। ठीक है, सो आई विश इट इज क्लियर। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है यार, सॉरी 25। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि लोड रेजिस्टेंस को तुमको सोर्सेज के बराबर करना था, तो इस तरह से होगा ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें से कौन सा सिस्टम जो है वो नॉन कैजुअल है? तो भाई कैजुअल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सिर्फ और सिर्फ, मतलब कैजुअल सिस्टम ऐसा सिस्टम जो पास्ट, मतलब कि जो पास्ट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट टाइम पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट टाइम पे डिपेंड करता है और पास्ट टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू भी कुछ की हो सकती है, वो सिस्टम कैजुअल कहते हैं। और नॉन कैजुअल सिस्टम का मतलब क्या होता है? नॉन कैजुअल मतलब कि जो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा होता है। नॉन कैजुअल मतलब जो फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अभी इसको ध्यान ध्यान समझो, जो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ टाइम पे डिपेंड करे। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन ही सबसे लग रहा है कि जो है ये नॉन कैजुअल है। नॉन कैजुअल क्यों है? क्योंकि टी को जब भी हम यहाँ पे नेगेटिव पुट, जीरो पुट करेंगे, चलो जीरो पुट किया तो यहाँ एक्स ऑफ 3 आया। अब यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो की बात हो रही है, लेकिन एक्स ऑफ 3 यहाँ पर आ गया, मतलब कि ये फ्यूचर वैल्यू है। मतलब हम वैल्यू हम टी इक्वल टू जीरो पे निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू वो थर्ड, मतलब कि एडवांस वैल्यू होगी ना। अगर तुम ये बनाओगे डिस्क्रीट, तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, तो एडवांस मतलब हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा यहाँ कितना आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये आउटपुट किसके हिसाब से आ रहा है? एक्स इक्वल टू 3 की वैल्यू के हिसाब से आ रहा है, मतलब ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ये नॉन कैजुअल सिस्टम है। बाकी सब जो है वो या तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहे हैं या तो पास्ट पे डिपेंड कर रहे हैं। वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं वो बताऊंगा। तो यहाँ पर टी इक्वल टू अगर तुम जीरो रखोगे तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ टाइम को नहीं है, यहाँ पर एक्स ऑफ जीरो आएगा, तो वाई एट टी इक्वल टू जीरो निकाल रहे हैं तो एक्स एट टी इक्वल टू जीरो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से ये भी प्रेजेंट वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है? पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। टी इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो एक्स ऑफ -1 आ जाएगा या फिर एक्स ऑफ जीरो आ जाएगा, तो इसलिए ये पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो सिस्टम कैजुअल हो जाएगा। ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो कैजुअल हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है तो ये भी कैजुअल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्रेजेंट पे नहीं, ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो कैजुअल सिस्टम क्या होता है? जो प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करे और पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करे, दैट इज नोन एट कैजुअल सिस्टम। नॉन कैजुअल मतलब जो फ्यूचर पे डिपेंड करे। तो टी इक्वल टू जीरो पुट किया गया, टी इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद हमारा एक्स ऑफ 3 आ गया, मतलब कि हम टी इक्वल टू जीरो पे वैल्यू चाहते हैं, लेकिन हमारा एक्स की वैल्यू जो दिखा रहा है, जो हमारा वाई आ रहा है, वो वाई की वैल्यू जो है एक्स के फ्यूचर वैल्यूज पे डिपेंड है। जो फ्यूचर वैल्यू डिपेंड है तो ये उस तरीके से नहीं दिया जाएगा, मतलब ये नॉन कैजुअल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, फॉर द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लो पावर फैक्टर जो होगा वो सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, देखो अगर रेसिस्टिव लोड है, जैसे कि पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला दिया जाता है, पावर फैक्टर इज गिवन एज आर बाई जेड ना। आर बाई जेड कैसे? आर बाई जेड ऐसे, ये आर होता है, ये एक्स होता है और ये जेड होता है। ये होता है पावर फैक्टर निकल पाई, कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। मतलब कॉस थीटा क्या होता है? बेस जो कि आर है, हाइपोटेन्यूज जो कि जेड है। अच्छा, आप ध्यान समझो क्वेश्चन को। भाई अगर रेसिस्टिव लोड है, अगर रेसिस्टिव मेजरमेंट ऑफ पावर, रेसिस्टिव पावर के लिए लो पावर फैक्टर नहीं, ज़्यादा पावर फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी? देखो, अगर रेसिस्टिव लोड है मतलब जेड ऑलमोस्ट इक्वल टू आर के बराबर होगा, ये क्वांटिटी ऑलमोस्ट जो है वो ये ऑलमोस्ट 1 को टेंड करेगी, तो मतलब ये हाई पावर फैक्टर है, तो इसके लिए एक हाई पावर फैक्टर के लिए रिक्वायरमेंट होगी, लो पावर फैक्टर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा इंडक्टिव लोड की बात कर रहा है, अगर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टिव, अगर इंडक्टिव लोड है भाई, अगर तुम्हारा इंडक्टिव लोड है, इसका मतलब कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड होगा, आर बाई जेड होगा ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? अगर थोड़ा सा रेजिस्टेंस अगर सर्किट में मान चले, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगी ना। अगर ये इंडक्टिव लोड है, अगर इंडक्टिव लोड है पूरी तरीके से इंडक्टिव अगर तुम मानो, तो इसका मतलब क्या है? आर जीरो अगर तुम मानो, आर जीरो है, इंडक्टिव लोड है, मतलब जेड की वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्सएल के बराबर होगी, मतलब एक्सएल इक्वल टू ओमेगा 12 है। तो इस कंडीशन में हमारा जो कॉस फाई होगा वो क्या हो जाएगा? आर हमारा जीरो है और जेड हमारा ओमेगा एल के बराबर है, तो कॉस फाई मतलब जीरो आ गया, यहाँ से जीरो आ गया, जीरो आ गया मतलब कि लो पावर फैक्टर ना। लो पावर फैक्टर हुआ तो लो पावर फैक्टर तो भाई इसके लिए चल जाएगा। ओपन सर्किट टेस्ट जब होता है वो ट्रांसफार्मर में, तो भाई ओपन सर्किट जब भी टेस्ट होता है तो हमेशा जो सिस्टम का वो बनता है वो इस तरीके से आता है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस या इंडक्टिव लोड नहीं, ये सिंपल ये बन के आता है। तो इसके लिए तो आप लो पावर फैक्टर ही का इस्तेमाल करो।
जब भी हम शॉर्ट सर्किट परफॉर्म करते हैं ट्रांसफार्मर में, तो उस कंडीशन में हमको ऑलमोस्ट हाई पावर फैक्टर डिवाइस, हाई पावर फैक्टर वॉटमीटर का यूज होता है, लो पावर फैक्टर का यूज नहीं होता है। ठीक है। अब दूसरा है कि लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर, लोड टेस्ट करोगे तो भी जो है उसमें मतलब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों ही प्रेजेंट रहेगा, दोनों प्रेजेंट रहेगा, तो वहां पर जो है तुमको लो पावर फैक्टर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लो पावर फैक्टर का इस्तेमाल होगा। ठीक है। रेसिस्टिव के केस में क्या होता है कि रेसिस्टिव केस में कॉस वाइज होगा वो बंद हो जाएगा, तो इसके लिए आपको हमेशा हाई पावर फैक्टर का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 तो क्या है, ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे सिंगल लाइन टू ग्राउंड क्या होता है, अगर एक लाइन गिर जाती, या डबल लाइन मतलब कि डबल लाइन टू ग्राउंड मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे से मिल गई और वो दोनों ग्राउंड से टच हो गए। ठीक है। लाइन टू ग्राउंड मतलब क्या हुआ, ये लाइन जमीन पे गिर गई, लाइन टू लाइन मतलब ये दोनों लाइन मिल गई ना। लेकिन इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिंपल सब कुछ हो रहा है, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो सब में समान एक ही जैसे हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जो भी दिक्कत आ रही है वो सब में एक जैसे दिक्कत आ रही है, तो इसलिए जो है ये मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट है। मतलब ये सब जो है ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का मतलब ये हुआ, तुम ऐसे समझो सिंपल कि अगर 3 वायर जा रहा है ना, तो अगर इसमें ये फॉल्ट, ये होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ये वायर जमीन पे गिर गया, तो भाई अब इसमें जाने वाली करंट जीरो हो जाएगी ना, इसमें करंट बहेगी, इसमें भी करंट बहेगी, तो भाई इसमें करंट बह रही है, इसमें करंट बह रही है, इसमें करंट नहीं बह रही है, तो ये एक अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मतलब कि जो जैसे कि इसमें कुछ चेंज नहीं आया, इसमें कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन इसमें बहुत चेंज आ गया, तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ, सिमेट्रिकल नहीं हुआ। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट ये क्यों किया गया, क्योंकि जो भी चेंजेस इसमें आ रहे हैं, जो भी आर बाई जेड में चेंजेस आ रहे हैं वो सेम यहीं पे मतलब तीनों में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है फॉल्ट होने के बाद, तो जो है तीनों फेज एक जैसे हैं, तो इसलिए जो है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट, ये बाकी सब जो है वो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है। ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि क्लोज नंबर पॉज जो होगा 3 में होगा 0 होगा, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। सो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन अप टू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 29 in my next video. Please subscribe to my channel and please comment in कमेंट बॉक्स दैट कौन सा टॉपिक आपको अच्छे समझ में नहीं आ पाया, या कौन सा क्वेश्चन मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। सो मुझे अभी ये लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि देखो जैसे कि ये 3 बार जा रहा है ना, तो जैसे कि आप देख रहे हो ना ऊपर 3 बार जा रहा है, तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है कि भाई ये वायर जमीन पे गिर गया ना, तो ये हो गया सिंगल लाइन टू ग्राउंड फायर। अच्छा, अगर आपको याद होगा कि अगर जैसे आंधी वगैरह जब चलती है तो ये 2 वायर है, तो तार जो है बहुत हिलने लगते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से टच हो गया, तो ये क्या हो गया, लाइन टू लाइन फॉल्ट हो गया ना। बहुत ज़्यादा आंधी चली, ये दोनों वायर टच हुआ, टच होकर पूरा जमीन पे गिर गया, तो ये हो गया, ये तो ऑप्शन दिया होता है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो इसको कहते हैं हम डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, दोनों एक तो चिपक गया, चिपक के जो है नीचे गिर पड़े ना, ग्राउंड पे गिर पाए, तो ये डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ये सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और एक दूसरे से मिल गए तो लाइन टू लाइन फॉल्ट। अच्छा, इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसे तुम ये समझो कि अगर यही वाला तार जमीन पे गिर गया, बाकी दोनों एज इट इज करंट बह रहा है, लेकिन ये वाला गिर गया ना, अगर ये वाला गिर गया, ऐसे मानो कि ये तार है, ये तार जमीन पे गिर गया, ये तार ऐसे ही रहा, तो अगर ये तार ऐसे ही रहा तो इसमें जो करंट बहेगा वो जीरो करंट बहेगा, क्योंकि भाई नहीं, जीरो मतलब कि इसमें सबसे ज्यादा करंट बहेगा ना, और इसमें थोड़ा करंट कम हो जाएगा। तो मतलब मेन अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें बहुत कुछ हो गया, इसमें करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, तो अब अनसिमेट्रिक आ गया, मतलब तीनों में तीनों फेज में एक जैसा बिहेवियर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे अब ये देखो 2 वायर है, अब ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, गिरा और मतलब आंधी चली और दोनों एक दूसरे से मतलब कि वो हो गया, तो अब ये गिर गया, तो अब देखो इसमें करंट क्या होगा, अब इसका करंट बढ़ जाएगा क्योंकि एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन इसका करंट जो है, इसका करंट अलग होगा और इन दोनों का करंट जो होगा अलग होगा ना, तो ये होता है अनसिमेट्रिकल, मतलब दोनों में सिमेट्री नहीं है, अब सिमेट्री नहीं रही। अगर सिमेट्री नहीं, सिमेट्री मतलब एक जैसा चीज नहीं हुआ, जैसे इसमें, जैसे ये वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो इसमें करंट बह रही है बाकी फॉल्ट होने के बाद भी इसमें वही करंट बह रही है, तो यहाँ तीनों चीज एक ही जैसे हुई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद इसमें करंट कुछ और बहेगी, अब इसमें इसमें कुछ और बढ़ेगी, इसमें करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, और इसमें कुछ और करंट बहेगी, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अनसिमेट्री रहा, मतलब दोनों अब आर वाई और जेड वाई फेज में सिमेट्री नहीं रहा। ठीक है। So other questions I will explain in my next video. So thank you for this. Please subscribe to my channel. Thank you.